हम लोग आज बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो मेनली मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को जो डिटेल में वीडियो पढ़ाऊंगा। गारंटी है कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से सारे के सारे तीनों अप्रोच, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव अप्रोच समझ में आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ही इज वाइज, इज ही वाइज, वाइज ही इज। शब्द वही है परंतु उनका शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरह से होने से उनका अर्थ बदल गया, उस सेंटेंस का अर्थ बदल गया। ठीक है ना। स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों को बार बार पढ़ा कर रिपीट करा के हम बच्चों को उन कहना चाहिए कि शब्दों से परिचित करा देते हैं, इंग्लिश से परिचित करा देते हैं, उस लैंग्वेज से परिचित करा देते हैं। आपका सिचुएशनल अप्रोच अलग तरह का है, उसमें अगर आपको कोई भी चीज पढ़ानी है, दिस इज अ बुक, तो वहां पे बच्चे के सामने बुक होनी चाहिए, दिस इज अ पेन, बच्चे के सामने पेन होना चाहिए। सिचुएशन क्रिएट जरूर करनी है, यानी ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से सिचुएशन क्रिएट करके पढ़ाना सिचुएशनल अप्रोच है। स्ट्रक्चर्स तरह तरह के बना के देना बच्चों को, उसकी प्रैक्टिस कराना, वो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है। क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच आपका डायरेक्ट मेथड से बना हुआ है, उसका डेवलपमेंट है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि डायरेक्ट मेथड जो है वो कहना चाहिए कि बार बार रिपीटिशन पे फोकस करता है, बार बार पैटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करता है, तो ये उसका अगला रूप है। परंतु आपका सिचुएशनल अप्रोच में आपका ऑडियो विजुअल एड्स जरूर प्रयोग करनी पड़ती है, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। तीसरा है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कम्युनिकेशन करना है वो सिखाया जाता है। बच्चों को कह दिया जाता है कि आप जो है कहीं पे कॉन्फ्रेंस में आप हैं, वहां पे आप कैसे बोलेंगे, आप डिबेट में हैं कैसे बोलेंगे, आप जो है कहीं पे भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वहां पे आप कैसे बोलेंगे। मोदी जी ने जो स्पीच दी थी वो स्पीच आप देते इंग्लिश में, तो आप कैसे देते, वो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है। आपका विभिन्न रियल लाइफ सिचुएशन में, एट रैंडम कोई भी सिचुएशन में आप दे देंगे बच्चे के लिए, और उसमें बच्चे को कैसे बोलना है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मतलब क्या है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच रियल लाइफ सिचुएशन देता है। जैसे आपको अगर कहीं पर कोई भी काम करना है, जैसे आपको मकान बनाना है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हाँ ये जगह है हमारी, इस जगह में हम कैसे कैसे करेंगे, हमें क्या क्या देखना है, हमें क्या क्या बना सकते हैं। आपका नंबर 2 सिचुएशनल अप्रोच में, सिचुएशनल अप्रोच में रियल लाइफ चीजें आप लाके बनाएंगे। जैसे कि राम मंदिर का जो नक्शा बना था, राम मंदिर का जो कहना चाहिए कि एक वो बनता है ना मॉडल, वो मॉडल आप बना के बताएंगे कि हाँ ये ऐसा है, हम यहाँ पिलर बनाएंगे, हम यहाँ ये बनाएंगे, इसका ये इतना एलिवेशन इतना होगा। ये सब आपका सिचुएशनल अप्रोच है, सामने मूर्त चीज होनी चाहिए सिचुएशनल अप्रोच में। और तीसरा आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में आपसे कह दिया जाएगा कि आप जाइए, आपको घर बनाना है या कुछ भी बनाना है, उसके लिए मंदिर बनाना है, उसके लिए आप ईंट वाले से संपर्क करिए उस लैंग्वेज में, आप रेता बजरी वाले संपर्क करिए उस लैंग्वेज में, आप सीमेंट वाले संपर्क करिए उस लैंग्वेज में। तो ये आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। ठीक है ना, कम्युनिकेशन करना आपको सिखा दिया। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो आपका स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता है, स्ट्रक्चर से अलग रहता है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था कम्युनिकेटिव अप्रोच, परंतु वो आपको रियल लाइफ सिचुएशन देता है और उसमें बोलने की प्रैक्टिस कराता है। तो आगे हम लोग देखते हैं आइए कि क्या है ये अप्रोच और कैसे इन अप्रोच के माध्यम से हम टीचिंग को इजी बना सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को वही कहना चाहूंगा कि ये अप्रोच जिन शिक्षा शास्त्रियों ने बनाए हैं वो सब शिक्षा शास्त्री आपके हमारे जैसे ही रहे हैं। आप भी अपने एक कोई भी मेथड डेवलप कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड के माध्यम से जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासेस में, आप इंटर्नशिप पे जाते हैं, उन इंटर्नशिप पे जाते समय आप जो है मान लीजिए टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने के बाद में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आपको क्या उचित लग रहा है कि उनको कैसे हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, वो भी आप खुद का मेथड डेवलप कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल और कम्युनिकेटिव अप्रोच बहुत ही ईजी वे में। गारंटी से आपको ये मेथड पूरे क्लियर हो जाएंगे सारे अप्रोचेस। हम लोग आज बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की, इसे हम ओरल अप्रोच भी कहते हैं। ये इम्प्रूवमेंट है डायरेक्ट मेथड के ऊपर, नहीं ये डायरेक्ट या नेचुरल मेथड के ऊपर। देखिए जो भी आप मेथड वगैरह पढ़ेंगे उन सब मेथड्स में ये भी ध्यान रखिएगा उन सब के नाम क्या हैं। ठीक है ना। मान लीजिए एप्पल को आप 3 नाम से पुकारते हैं, एप्पल, सेब और अलीगोगिया। तो अब आपको एप्पल और सेब तो पता है, अलीगोगिया पता ही नहीं। अब आपने एप्पल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने देखा कि उसके अंदर कैसे बीज पाए जाते हैं, एप्पल कैसा होता है खाने में, एप्पल का टेस्ट कैसा है, एप्पल का आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, एप्पल के बारे में आपको दुनिया भर की सब जानकारी पता है। परंतु आपको अलीगोगिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अलीगोगिया है तो एप्पल ही, परंतु अगर एग्ज़ाम में आ गया डिफाइन अलीगोगिया, तो इसलिए आपको क्या है कि वो सारे के सारे मेथड के सारे नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो भी मेथड की वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी भेजी थी, कुछ वीडियो जैसे डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वीडियोज़ मैं पहले भेज चुका हूँ।
उसके अलावा जो मेथड हैं उनके नाम आप लोगों को अलग से ध्यान रखने हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स जो है वो डायरेक्ट मेथड से बहुत सारे मिलते हैं, टेक्निक डायरेक्ट मेथड से बहुत सारी मिलती है, परंतु ये फिर भी ओल्ड वर्जन से इम्प्रूवमेंट है, उसके आगे की बात है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं एक मेथड है, परंतु कुछ लोग इसको अप्रोच भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये अप्रोच जो थी ये सबसे पहले 60s में तमिलनाडु में अप्लाई की गई थी, उसके बाद जो है हैदराबाद में अप्लाई की गई थी यहाँ पे, और ये इलाहाबाद में भी अप्लाई की गई। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन मेनन पटेल ने दी थी। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी, यानी स्ट्रक्चर पे हमें मास्टरिंग करने नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर में हम मास्टर हो जाने चाहिए। स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आइए हम इसमें देखते हैं। बहुत सारे एक ही तरह के पैटर्न पे एक ही तरह के कहना चाहिए उस पर सेंटेंस तरह तरह के बना लेना, वर्ड्स भले ही सेम हो परंतु उसमें तरह तरह के ये आ जाने चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि नीता इज़ देयर, इज़ नीता देयर, देयर नीता इज़, देयर इज़ नीता, तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं उसमें वोकेब सेम ही हैं, परंतु इनके अरेंजमेंट चूँकि अलग अलग हैं वर्ड्स के, इसलिए इनका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो अलग अलग है, ठीक है ना। और यही अरेंजमेंट जो है वो इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी अरेंजमेंट की सहायता से हम बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करा के उनके लिए आगे की बहुत सारी चीज़ें कहना चाहिए कि बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस तरह अरेंज करने पे इसका मतलब ये निकले। अब एक चीज़ और हम देखते हैं, हम जो सेंटेंसेस हैं उनमें अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि मीनिंग जो है वो सेंटेंस में क्लियर होती है। वर्ड्स का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, परंतु उनके इंडिविजुअल मीनिंग जो हैं वो सेंटेंसेस के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं, जिस सेंटेंस में प्रयोग होते हैं वैसे ही वो आते हैं। अब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स के काइंड क्या हैं सेंटेंस पैटर्न पे, जैसे कि असर्टिव है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव है। असर्टिव में आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न रहता है, इंट्रोगेटिव में वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला रहता है, इम्परेटिव में अलग, फ्रेजेस में अलग, फ्रेजेस जैसे कि इन द गार्डन वगैरह फॉर्मूली आते हैं, आपके इडियम्स जो हैं उसमें। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इनकी सहायता से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हैं, 275 जो हैं टोटल स्ट्रक्चर हैं, और स्ट्रक्चर्स आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। स्ट्रक्चर जो हैं वो वर्ड ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं। हम जो हैं कहना चाहिए कि उनका एक बार उनका मीनिंग ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड मीनिंग लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर जो है उनको ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वे में सिखाएंगे, जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ ए वेरी गुड गर्ल, और उसके बाद फिर इसी तरह से हम पढ़ाते चले जाएंगे, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर के सहायता से पढ़ाने का एक एग्जाम्पल होगा। प्रिंसिपल क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच का, ये टीच करता है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज हैबिट के डेवलप करने के लिए, है ना। इसकी सहायता से हम लैंग्वेज की हैबिट डेवलप हो जाती है। स्पीच को हम एम्फासाइज करते हैं, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होती है टीचर सेंटर्ड की जगह। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक है कि इससे हम बच्चे को इंग्लिश को सिखाते हैं नेचुरल वे में, अनकॉन्शियसली, यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सीख जाता है, इजीली सीख जाता है और हैबिट बन जाती है उसके सीखने की। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है इसमें, द स्ट्रक्चर्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सिचुएशंस क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर, फ्लैश कार्ड, एक्शन, गेस्चर, ड्राइंग, ग्राफ्स एंड वर्बल डिस्क्रिप्शंस। यानी हम बच्चे को किसी भी सिचुएशन के बारे में बताते समय पिक्चर, फ्लैश कार्ड, एक्शन वगैरह का सहायता ले लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम ग्रेडेशन, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली, यानी बच्चा किस लेवल की पढ़ाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एवरेज। ये हमने पहले भी बताया था कि जो बच्चे का एबिलिटी एवरेज है उसके आधार पर हम बच्चे की पढ़ाई करवाते हैं। आगे क्रिएटिंग सिचुएशंस, कैसे हम क्रिएट करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। पॉइंटिंग टू ए बुक, बच्चे को इन और इनटू में अंतर सिखाने के लिए हम कैसे बताएंगे, जैसे द बुक इज़ इन द टेबल, उसके बाद टीचर कहता है आई एम इन द रूम, द पेन इज़ इन द पॉकेट, द पर्स इज़ इन द पॉकेट, द टेबल इज़ इन द रूम, यू आर इन द रूम। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। या फिर इनटू अगर हमें बताना है तो यही जो सेंटेंस हमने इन में बताए थे यही सेंटेंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे किसी बुक को कहना चाहिए कि बैग में रखते हुए या कुछ और वर्क करते हुए, आई एम पुटिंग ए बुक इनटू द बैग, ही कैन फॉलो इट अप। जैसे आई एम वर्किंग इनटू द रूम, आई एम पुटिंग द पेन इनटू द पैकेट, आई एम कीपिंग द पर्स इनटू द कबर्ड, यू आर ब्रिंगिंग द टेबल इनटू द रूम, यू आर रनिंग इनटू द रूम। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम ये करेंगे इन और इनटू का अंतर बताने के लिए, ठीक है।
आप लोग YouTube पे देख रहे हैं, इसकी स्पीड आप लोग कम कर सकते हैं। मेरी आदत ऐसी है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा आप लोग इसके स्पीड जो है वो नॉर्मल से, जैसे आप ऊपर जो 3 बिंदी लगी हुई हैं उन 3 बिंदी पे टच करेंगे तो स्पीड दिखाएगा। वो स्पीड दिखाए के नॉर्मल पे आ रहा होगा, नॉर्मल से ऊपर कर देंगे 0.75 तो आपको हल्की स्पीड में आ जाएगा। और आपको जल्दी में सुनना है तो आप उसको 1.25, 1.5 या 1.75 पे कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए जो टीचर है वो उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करता है और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हुए बच्चे को पढ़ा देता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज में ये है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर की कहना चाहिए सेंटेंस पैटर्न सुनता है, उसको प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा और वो उनको रट लेता है और उसको याद भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इंग्लिश जो है 5वां पॉइंट है, उसको प्ले वे मैनर में आ जाती है। और क्या है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो है वो चारों पिलर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इजी से डिफ़िकल्ट और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। डिसएडवांटेज क्या हैं इसके? बेटर सूट्स द लोअर क्लासेस, यानी जो कहना चाहिए कि छोटी कक्षाओं के लिए ये सूट करता है। बड़ी कक्षाओं में आप बार बार स्ट्रक्चर रटाएंगे तो वो सूट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, बार बार रेपिटिशन जो बच्चा करता रहता है क्लासरूम में, उससे वो बोर हो जाता है बच्चा, उसको डिसइंटरेस्ट हो जाता है, उसको दिक्कत आती है। तीसरा पॉइंट है, अप्रोच इज़ मटेरियल सेंटर्ड वाइल द मॉडर्न कॉन्सेप्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये जो अप्रोच है ये कहना चाहिए कि मटेरियल सेंटर्ड है, इसमें मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, चाइल्ड सेंटर नहीं रह जाता। 5वां पॉइंट है, इनोवेशन ऑफ द पार्ट ऑफ टीचर इज़ डिमांडेड। यहाँ पे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए, देखिए टीचर्स अगर पुराने टीचर्स द्वारा यूज़ किए हुए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे या जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं वही फॉलो करते रहेंगे लगातार, तो बच्चा बोर हो जाएगा। उसको इनोवेशन चाहिए, टीचर के अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो इनोवेशन करे, वो अच्छे से नई नई चीज़ों को लेके आए। दिस अप्रोच इज़ नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड इन द करिकुलम, यानी जो टेक्स्ट बुक हैं वो इस तरह की डिज़ाइन हो। अभी जो टेक्स्ट बुक इस समय हैं वो इसके लिए सुटेबल नहीं है और इसमें नाइसली प्लान टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है। दिस अप्रोच इज़ नो सुटेबल फॉर टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन। इनको पढ़ाने के लिए ये अप्रोच सुटेबल नहीं है। तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल अप्रोच की मेन बात क्या है, तो मेन बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़, उसको करते समय आपने जो भी कार्य किया, जो भी स्ट्रक्चर बनाया, एक उसके बार बार आपने प्रैक्टिस की। जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं ये आपने इज़ नीता देयर, ये इस तरह की जो सेंटेंस का हमने पैटर्न बनाया ना, ये सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ही इज़ वाइज, इज़ ही वाइज, वाइज ही इज़। तो ये अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स का अरेंजमेंट हमने किया है और उसी हिसाब से इनका अर्थ बदल रहा है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से बार बार स्ट्रक्चर चेंज करके उन्हीं वर्ड्स का बार बार प्रयोग करके हम बच्चे को बताते हैं कि हाँ हमारा ये अर्थ कहाँ है, क्या हो रहा है और इस वर्ड्स का क्या मतलब है और इन वर्ड्स के अर्थ के चेंज करने से क्या अर्थ में चेंज हुआ। तो इस तरह से बच्चे को हम सेंटेंसेस के बारे में भी बता देते हैं, बच्चे को हम वर्ड्स के बारे में बता देते हैं, बच्चे को उस भाषा के अर्थ के बारे में बता देते हैं। यानी जो हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों के लिए, सेकंड लैंग्वेज तो नहीं, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड की तरह फर्स्ट एक ही लैंग्वेज लेके चलता है, वो है इंग्लिश। और उसके अलावा जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसके अलावा और दूसरी लैंग्वेज नहीं लेके चलता है। आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच भी यही करता है, ठीक है ना। ध्यान देने की बात है, सिचुएशनल टेक्निक आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच से आगे की बात है। आगे की बात का मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें सिचुएशन के हिसाब से हम कुछ स्पेशल कर दें। बच्चों के लिए पढ़ाते समय हम उनको फ़न ले आएँ, उनके लिए मज़ेदार तरीके से उनको पढ़ाएं, उनको वो सिचुएशन बताएं जो भी हमने पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हम उनको एप्पल पढ़ा रहे हैं तो हमने एप्पल उनको दिखा दिया। अगर वो कहीं एग्जीबिशन से होके आए तो उस एग्जीबिशन के बारे में कहना चाहिए कि कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह दिखा के तब हमने उनको और डिस्क्राइब कर दिया। तो ये सब सिचुएशन है। सिचुएशन माने किसी सिचुएशन को बना के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाना। सिचुएशनल टेक्निक का मतलब टेक्निक है, सिचुएशनल टेक्निक का मतलब किसी सिचुएशन को बना के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाना। हमने आपको बताया था, ये भी बताया था पहले जो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की वीडियोस थी, डायरेक्ट मेथड की वीडियोस थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो अप्रोच है उसके अंदर एक चीज़ होती है मेथड और मेथड के अंदर एक चीज़ होती है टेक्निक, ठीक है ना। वो पूरा एक राउंड सर्किल हमने बताया था। तो
जो टेक्निक है सिचुएशन टेक्निक, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पढ़ते समय बच्चों को, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर को क्या करना होता है कि फन लाना होता है लर्निंग में, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रकार से बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे का पूरा मन लगना चाहिए पढ़ाई में। दूसरी बात, इजी से डिफ़िकल्ट, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, कंक्रीट का मतलब होता है जो मूर्त से अमूर्त की तरफ हम जाते हैं, यानी बच्चे को कोई चीज़ दिखा देते हैं फिर उसको हम पढ़ाते हैं। इसको हम इजी टू डिफ़िकल्ट भी बोल देते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। और इसमें बहुत ही लर्निंग स्लो प्रोसेस से चलती है, परंतु बच्चे को सब चीज़ रियल होने की वजह से सब चीज़ याद होती चली जाती है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। सिचुएशनल टेक्निक या अप्रोच जो है वो रिक्वायर होती है, उसमें टीचर रियल लाइफ सिचुएशन क्लासरूम में कन्वर्ट करे, जिससे कि बच्चे को इंटरेक्शन हो पूरा का पूरा और उसको अंडरस्टैंड हो जाए सब चीज़ें, और इसीलिए वो लाइफ लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। आगे बॉक्स में दिया हुआ है, द सिचुएशंस कैन बी ऑफ टू काइंड्स, रियल सिचुएशन एंड आर्टिफिशियल। रियल सिचुएशन जो है वो बुक सामने आपने रख दी, ब्लैक बोर्ड पे आपने लिख दिया, और आपने कुछ भी चीज़ें पॉकेट से निकाली, आपने दौड़ कर दिखा दिया, दिस इज़ रनिंग, दिस इज़ वॉकिंग, दिस इज़ सिटिंग, ये सब चीज़ें आपने बच्चे को बता दी। और इसमें हर सिचुएशन में अब चूँकि आप रियल सिचुएशन नहीं दे सकते, तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि आपको आर्टिफिशियल सिचुएशन देनी पड़ती हैं, आपको पिक्चर दिखानी पड़ती है, आपको किसी भी चीज़ का मॉडल दिखाना पड़ता है, आपको चार्ट दिखाना पड़ता है। इस सिचुएशन में टीचर जो है वर्बल सिचुएशन भी दे सकता है, बहुत सारे गेस्चर भी दे सकता है, कम्युनिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनाने के लिए बहुत सारी अन्य चीज़ें भी कर सकता है। अब सिचुएशनल अप्रोच का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो किस चीज़ पे जोर देता है कि टीचर को रियल लाइफ सिचुएशन जो है क्लासरूम में वो कैसे प्रेजेंट करे। अब हॉर्नबाई थे, एएस हॉर्नबाई, उन्होंने कहा था द सिचुएशनल अप्रोच मेक्स ग्रेट डिमांड अपॉन द टीचर, ही मस्ट हैव रेडी इन्वेंशन, बी क्विक टू सी वेदर देयर इज कंप्रीहेंशन एंड वेदर देयर इज अ नीड फॉर रिवीजन, ही हिमसेल्फ मस्ट बी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज ही इज टीचिंग। यानी टीचर जो है वो उस लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए, टीचर जो है वो रेडी होना चाहिए नए नए इन्वेंशन के लिए, बच्चा रिवीजन करता रहे, बच्चे के लिए कंप्रीहेंशन कैसे हो। करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इस टेक्निक की, सिचुएशनल टेक्निक की? टू साइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। जो अदर कहना चाहिए मेथड्स हैं या कुछ अन्य वो थे, उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता था, बच्चे का कम, परंतु इसमें हम टीचर बच्चे दोनों का समान इन्वॉल्वमेंट है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स एंड सिचुएशंस अलॉन्ग विद द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज व्हाइल एसोसिएटिंग विद देम ईच अदर, मतलब उनको आपस में संबंध करते समय बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट है एम्फेसिस इज लेड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट यानी प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा जोर है। टीचर शोज एवरी सेंटेंस पैटर्न विद एक्शन, सारे सेंटेंस पैटर्न जो है टीचर वो बताता है। जैसे हमने कहा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ नॉट ए बुक, हम टीचर ने कहा दिस इज़ ए, पॉइंट करते हुए, फिर उसने टीचर ने नाम में हाथ लाया, दिस इज़ नॉट ए बुक, इस तरह से टीचर करना चाहिए उसको। डिफरेंट 5 पॉइंट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज सच एज अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, ये सब जो है इसी मेथड की सहायता से पढ़ाए जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज 6 पॉइंट है, आर ऑफर्ड to the student to associate the meaning of new word with the corresponding situations. Appropriate teaching aids are used to create proper situations, यानी बहुत सारी teaching aids इसमें लगानी पड़ती हैं। प्रोसीजर क्या है? This is a pen, it writes, its color is green, I am putting it on the table, I am writing with it, ठीक है ना। ये जो है ये प्रोसीजर बिल्कुल एक्यूरेट है इसी के हिसाब से। अब वो क्या करता है, वो टीचर जो है इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करके इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, और इन सेंटेंस को पढ़ाते समय ये भी ज़रूरी है कि वो टेबल, चेयर, बुक, पेन, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो सब चीज़ें बच्चे के सामने मूर्त रूप में होनी चाहिए। जैसे दिस इज़ अ पेन, उसके बाद दिस इज़ नॉट अ बुक, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेन, आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन द टेबल, इस तरह से करके वो अदर ऑब्जेक्ट्स को भी उसमें मिक्स कर सकता है। वो रिपीटिशन जो कीज़ का करता है किसी भी लैंग्वेज को समझने में, उसको बार बार सीखने में, ठीक है ना, और जिससे कि बच्चा जो है वो तब तक रिवीजन करता रहे जब तक कि बच्चे के लिए वो चीज़ पूरी तरह से स्थायी ना हो जाए, बच्चा पूरी तरह से ना समझ जाए। द टीचर मस्ट एक्सरसाइज कॉशन दैट द वर्ड्स मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। टीचर को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो वर्ड्स हैं वो जिस जगह पे जिस अर्थ में यूज़ हुए हैं उनको वो सारी चीज़ें पता लग जाएं, और स्टूडेंट्स से भी पूछे वो बार बार। स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एन
ऑफर अदर वर्बल ड्रिल्स ओनली आफ्टर दे हैव अंडरस्टूड द वर्ड्स इन द एंटायरली। जब उनको सब चीज़ पूरी तरह से समझ में आ जाए उसके बाद स्टूडेंट से वो पूछें, दोबारा से उनको वर्बल ड्रिल्स दें और फिर से उनको समझने के लिए वो करें। अनदर कॉशन, यहाँ पे सावधानी भी बरतनी है। रियल लाइफ सिचुएशन बनाने के लिए हमें कहना चाहिए 1/3 टाइम से ज़्यादा टाइम अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर 30 मिनट का पीरियड है आपका तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको रियल टाइम सिचुएशन अरेंज करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। और जो भी आपके जो टीचिंग एड्स हैं उनको पहले तैयार कर लेना चाहिए और रियल टाइम सिचुएशन अप्लाई करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स का यूज़ करना चाहिए 30 मिनट के पीरियड में। ये ध्यान रखने वाली बात है। एडवांटेज क्या है आपका सिचुएशनल टेक्निक की? इसमें ये एडवांटेज है कि भाई नंबर 1 प्रेजेंट्स एन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विच अराउजेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। एक्टिविटी बेस्ड होता है। नंबर 2 बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द टीचिंग शुड बी अंडरटेकन इन ए प्ले वे मेथड। प्ले वे रहना चाहिए। स्ट्रेस होना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग पे। स्टूडेंट को एक्टिव इंटरेस्ट लेना चाहिए टीचिंग में और एक्सटेंसिव मटेरियल एड्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि क्लासरूम हमारी जीवंत लगे, यानी एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम लाइवली लगे। डिसएडवांटेज क्या हैं? कुछ ही सिलेक्टेड वर्ड, सेंटेंस पैटर्न और ऑब्जेक्ट जो हैं वो इसी सहायता से पढ़ाए जा सकते हैं। आप सब चीज़ों को डिस्प्ले नहीं कर सकते क्लासरूम में। पहला डिसएडवांटेज है इसका ये। अगला क्या है? इट सूट्स ओनली द क्लासेज एट लोअर क्लासेज। ये भी सही बात है। इट डज नॉट सूट टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन एंड टू सम एक्सटेंट ग्रामर टू। ये जो है प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन पे सूट नहीं करता है। चौथा पॉइंट है टेक्स्ट बुक का बहुत थोड़ा रोल है इसमें और इस मेथड की सहायता से टेक्स्ट बुक को हम नहीं पढ़ा सकते। और पांचवा पॉइंट है एक्सटेंसिव ड्रिल, रिपीटिशन, नॉइज फ्रॉम द क्लासरूम क्वाइट मोनोटोनस। उसकी वजह से क्लासरूम मोनोटोनस हो जाता है। अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है, अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक को हम इस तरह से बनाएं कि वो इस मेथड को सूट करें। टीचर की ट्रेनिंग हो मेथडोलॉजी में, रेगुलर बेसिस पे उनको ये अप्लाई करने के लिए कहा जाए और ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनका अरेंजमेंट किया जाए और उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे इस मेथड के ऊपर काम किया जाए तो वो अच्छा हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यूस वे में देखनी पड़ेंगी। कंटिन्यूस का मतलब हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, परंतु आपको अगर 1 बार 2 बार 3 बार उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है इसमें पहले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं द एजुकेशनलिस्ट हैव बीन at work at introducing a new method or approach which should suit the teaching of English in an Indian classroom। यानी इंडियन क्लासरूम में कैसे हम किसी भी चीज़ को, कम्युनिकेटिव का मतलब किसी भी चीज़ को अप्लाई करने पे आ गया, हम कम्युनिकेटिव के जरिए हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है रिजल्ट ऑफ ऐसी एक्टिविटी का रिजल्ट है जिसमें एम्फेसिस करते हैं प्रैक्टिकल, यूज़र एस्पेक्ट। ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल और कम्युनिकेटिव ये एक ही हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। जब हम किसी भी सिचुएशन के, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ाने चलते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है किसी भी टॉपिक का, किसी भी कहना चाहिए अगर मकान आपको बनाना है तो स्ट्रक्चर देखेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसमें सिचुएशन पे जाएंगे, कैसे क्या सिचुएशन होगी, कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या आप वो करेंगे, कैसे आप जो हैं वो पिलर्स कहाँ लगाएंगे। उसके बाद आप कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन आपका कैसा होगा? आप तरह तरह के व्यक्तियों से बात करेंगे। आप गांव वाले व्यक्ति से बात भी करेंगे मिट्टी लाने के लिए, आप दूसरे व्यक्ति से ही बात करेंगे, तो वो आपका जो रियल सिचुएशन है, रियल लाइफ चीज़ें हैं, यानी आपने गांव वाले व्यक्ति से भी बात की, शहर वाले व्यक्ति से भी बात करी, आपने किसी ऐसे अक्खड़ व्यवसायी से भी बात करी जिससे आपको सामान लेना है, तो वो सारी की सारी सिचुएशन में जो आप बात करते हैं वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में आता है। इसमें आगे दिया हुआ है 7वीं 8वीं लाइन में, द अप्रोच came into being as a result of realization that with rapid development or industrialization the Indian people have to increasingly interact with the world and there was needed a method which would help bridge the gap। यानी एक ऐसा मेथड की ज़रूरत पाई गई कि भारत में चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ है तो लोगों को अंग्रेजी में बात करने के लिए इस मेथड की ज़रूरत हुई। और वो मेथड की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की सिचुएशन में लोगों को बात करनी पड़ती है। अगला है आफ्टर ऑल द बेसिक पर्पज ऑफ ए लैंग्वेज इज टू इम्पार्ट एबिलिटी टू कम्युनिकेट वंस आइडियाज, नोशंस, नीड्स एंड फीलिंग। द कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्स एट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। यानी विभिन्न चीज़ों में
कैसे कैसे हम वास्तविकता में लोगों के जरिए बात कर पाएँ, लोगों से बात कर पाएँ, उसके लिए इसका डेवलप करने की ज़रूरत हुई। अब इसमें क्या है, ये जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, कम्युनिकेटिव अप्रोच वाज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन द फार ईस्ट इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जापान में किया गया था। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच में अगर हम टीचर्स के बात में करें कि टीचर्स को क्या क्या ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है इस अप्रोच से पढ़ाते समय, देखिए ये है वो अप्रोच जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा, ठीक है, ये सीख जाए कि वो अगर कहीं पे किसी मैदान में है तो वो कैसे बात करेगा, वो अगर गांव में है तो कैसे बात करेगा, वो अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो कैसे बात करेगा, वो अगर अपने दोस्तों से बात कर रहा है तो वो कैसे बात करेगा, वो अपने कहना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में वो रोल प्ले कर रहा है, वो सर्वे कर रहा है, वो गेम्स खेल रहा है, वो हर तरह की जो भी एक्टिविटी है, उसकी हॉबीज़ की काम चल रहे हैं, उसमें वो कैसे बात करेगा, वो कम्युनिकेटिव अप्रोच के जरिए हमको पता लगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब हम कम्युनिकेशन में आ गए हैं, कम्युनिकेशन में आ गए हैं। इसमें हम दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं, टारगेट लैंग्वेज का भी और मदर टंग का भी यूज़ करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, सबसे बड़ी खास बात कि इसमें हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चारों के चारों जो ये स्किल्स हैं इनका पूरा प्रयोग करते हैं। इसके वो बेसिक 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। टीचर का मेन रोल क्या है, फैसिलिटेटर है, मॉनिटर है, ठीक है। लेसन आर यूजुअली टॉपिक और थीम बेस्ड विद अ टारगेट ग्रामर हिडन इन द कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हैं, जो भी टारगेट ग्रामर है वो हिडन रहती है, परंतु हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो सब चीज़ उनको क्लियर हो जाती है। लेसन्स आर बिल्ड राउंड सिचुएशंस, फंक्शन, प्रैक्टिस एंड ऑथेंटिक इन द रियल वर्ल्ड। कैसे बच्चा इन्फॉर्मेशन देगा, कैसे कंप्लेन करेगा, कैसे अपोलॉजी करेगा, कैसे जॉब इंटरव्यू में जाएगा, कैसे टेलीफोनिंग करेगा, इस तरह की सारी एक्टिविटी बच्चा करेगा। एक्टिविटी सेट बाय टीचर हैव रिलेवेंस एंड पर्पस टू रियल लाइफ सिचुएशंस। स्टूडेंट्स आर कैन सी द कहना चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ लर्निंग, जैसे डायलॉग्स कैसे यूज़ करेगा। एम्फेसिस ऑन एंगेजिंग लर्नर इन मोर यूजफुल और ऑथेंटिक लैंग्वेज रादर देन रिपीटेटिव फ्रेज और ग्रामर पैटर्न। आगे हम देखते हैं कि लर्नर के लिए क्या वो है, लर्नर्स को मोटिवेटेड रहना पड़ता है, ठीक है ना, इस अप्रोच के साथ ना पढ़ने में, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है, इसमें कम्युनिकेशन भी चलता है और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। लर्नर्स आर एनकरेज टू स्पीक, बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाता है पहले दिन से ही। केवल ये नहीं है कि उनको पढ़ाए चले जा रहे हैं, पढ़ाई चले जा रहे हैं, पढ़ाई चले जा रहे हैं, उनका कहना चाहिए, उनको अवसर दिया जाता है कि अब आपका इंटरव्यू, आप इस तरह से बोलिए, तो बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए इंकरेजमेंट होता है। लर्नर्स प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज नंबर ऑफ टाइम्स, स्लोली बिल्डिंग एन एक्यूरेसी, और धीरे धीरे उनकी एक्यूरेसी डेवलप होती रहती है। लर्नर इज क्रिएटेड बाय द language created by the individual, often though trial and error. Learners interact with each other in pair or group to encourage the flow of language and maximize the percentage of talking time rather than just teacher to student and vice versa। यानी आप ऐसा है कि जो भी कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसके जरिए बच्चे को बोलने का प्रॉपर अवसर मिलता है। बच्चे अपने आप कुछ शब्द भी बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब कैसे बच्चों को वो होता है, बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चे इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, बच्चे पेयर वर्क कर रहे हैं, बच्चे सर्वे कर रहे हैं, बच्चे गेम्स बच्चों को हमने दिया, बच्चों का जो है कहना चाहिए कि टीचिंग करते हुए बच्चों को हमने टीचिंग के लिए बोल दिया कि इस टॉपिक पे आप पढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें करने से हम बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अपना एक्सप्रेस करने का अवसर मिल रहा है। हम उनको कहना चाहिए कथा सुनाने की जगह, कथा सुनते सुनते बाद में वो केवल प्रसाद के रूप में एग्ज़ाम दे के नंबर ले लें, उससे फ़ायदा नहीं है। बच्चों को एक्चुअल में सब चीज़ें आ जाएँ, वो ज़रूरी है। हॉबीज़ के बारे में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहिए, बहुत सारी अन्य भी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते समय बता सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस मेथड की। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूज़, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़रूरी लाइन है, बहुत ज़रूरी। पहली कैरेक्टरिस्टिक से ही सारा मेथड क्लियर हो रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज़, ये यूज़ पे बेस है। इसमें हम देखेंगे कैसे हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रियल सिचुएशन में। आपको ले जाके खड़ा कर दिया बीच में और सब बच्चों के बीच में और आपसे कह दिया कि बोलिए, इस टॉपिक पे बोलिए, ठीक है ना। ए सिचुएशन कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, यानी सिचुएशन को बच्चे को पता ही नहीं लगेगी, बच्चा डायरेक्ट बोलना शुरू कर देगा। यही वाली जो वो है इस अप्रोच की विशेषता है। वेराइड, बहुत सारी सिचुएशन में और स्पॉन्टेनियस सिचुएशन से हम उसको बता सकते हैं। इट फॉलोज द एज ओल्ड मैक्सिम ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी आप शुरुआत में सिंपल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते चले जाएंगे। द प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड नॉट टू ग्रैस्प द ग्रामर और वोकेबुलरी।
यानी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होगी, ग्रामर पे बेस्ड नहीं होगी। इट चौथा पॉइंट, इट लेज स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ द लैंग्वेज रादर देन इन इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरह स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होगा। अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मकान बन रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, कहाँ पे हो। अब हमें ये देखना है कि हम उस मेथड को सिखाते समय बच्चे को ये बताएं कि अब आपको लोगों से बात करनी है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से बात करनी है, ठीक है ना। आपको रियल लाइफ सिचुएशन में ले जाना है, सिस्टमेटिक वैल्यू ऑफ लैंग्वेज देनी है, और कहना चाहिए स्ट्रक्चर नहीं बताना है उसको। अब तो बिल्कुल ये बताना है कि अब आपका कम्युनिकेशन का टाइम आ गया, आपको सामान खरीद के लाने मकान बनाने के लिए, है ना। और रियल लाइफ सिचुएशन में वोकेबलरी का उसका यूज़ करना है। वोकेब का उस रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ क्या है, हम लोग देखते हैं अक्सर कि पूरब साइड में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इधर की साइड में वर्ड्स बहुत ही उनका गलत अर्थ निकाला जाता है। कहीं पे घुइया को घुइया बोला जाता है, कहीं पे अरबी बोला जाता है। तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। आपने अमेरिकन एंड जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका अंतर देखा होगा, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कितना अंतर होता है। कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे देखे, अभी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वो देख रहा था, कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे देखे जिनका अर्थ पूरी तरह से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल अलग अलग है। 6 पॉइंट है, द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, डिबेट्स, डिस्कशन, ड्रामाज, अदर एक्टिविटीज ऑफ द क्लासरूम एंड स्कूल। यानी बहुत सारे डायलॉग्स, डिबेट्स बच्चों को कराए जाने चाहिए। 7th पॉइंट है, डज नॉट मीन स्पीकिंग इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच पिलर्स ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पे आइसोलेशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये सब के सब हम 4 जो हमारी स्किल्स हैं उन पे फोकस हम करते हैं। 8th पॉइंट है करेक्टरिस्टिक का लास्ट पॉइंट है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर का रोल डायरेक्टर का, फीडर का नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। ही इज नॉट अ कंट्रोलर बट ओनली अ गाइड हु कीप्स टेलिंग द स्टूडेंट्स विच वे दे शुड रीड। वो उनको किस तरह से पढ़ना है। वो कंट्रोलर नहीं है, वो केवल गाइड करने वाला है कि वो बच्चे उनसे कैसे पढ़ें। एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इट डेवलप्स स्पीच एबिलिटी, ठीक है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है यहाँ पे, बार बार बच्चों को तरह तरह से बुलवाया जाता है, ठीक है ना। इट स्ट्रेसेस द नीड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो फंक्शनल वैल्यू है उस पर स्ट्रेस करता है। इट enables द कैपेसिटीज, it enables and capacitates the student to communicate and understand ideas, feelings, requirement and notions freely within the 4 walls of the classroom as well as outside it। यानी बच्चे को क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जाके वो सब चीज़ें वो अप्लाई कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेटर का मतलब कम्युनिकेट करना सीख गया बच्चा। उसे भले ही ग्रामर के रूल पता है नहीं पता है, उसको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच से इसका अंतर यही है, बस एक ही अंतर है। वो स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, ये प्रैक्टिकल स्पीकिंग पर फोकस करता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, इट ओवरलुक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड ओनली स्ट्रेसेस द नीड फॉर कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ नॉट बीन येट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर। इसको अभी तक कहीं पे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया है, केवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इट्स ओवरकम और इसका आउटकम इज स्टिल क्वाइट एम्बिगियस, नीडिंग क्लैरिफिकेशन। इट्स बेनिफिट आर नॉट येट सर्टेन। इसके बेनिफिट क्या होंगे, अभी जब इसको अप्लाई नहीं किया गया है तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इसका हमको नहीं पता है। द टीचर विल हैव टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन फॉर गिविंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट। देयर आर फ्यू टीचर्स इन इंडिया हु हैव मास्टरी ओवर स्पीच फैक्टर ऑफ द लैंग्वेज। यानी यहाँ पर हमारे टीचर्स ऐसे नहीं हैं जो 100% इस मेथड को अप्लाई कर पाएँ और उस मेथड को क्लासरूम के अंदर अप्लाई करवा के कम्युनिकेटिव अप्रोच से पढ़ा पाएँ, ठीक है ना। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच का फाइनल कंक्लूजन हम लोग देखेंगे। इट्स कैन नॉट बी सेड दैट कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ गुड अप्रोच दो इट्स रिजल्ट हैव नॉट बीन फुल्ली टेस्टेड। अब तक इसका रिजल्ट टेस्ट नहीं किया गया कि कैसा होगा, अप्लाई करने पर ये कैसा होगा। It is a new concept which need experimentation in the real life situation. It would need proper training of the teachers and development of adequate and suitable training aids for this method to be effective, ठीक है ना। जो भी हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी इस मेथड से पढ़ाने के लिए, उनके लिए टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी अन्य चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इस मेथड के जरिए टीचर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा जिससे कि हमारे टीचर्स इस मेथड के पढ़ाने लायक हो जाएं। तो प्रशिक्षुओं, आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच, आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब कंप्लीट